let us start. Blood relations. Whenever we talk about blood relations, यहां पे भी it is very important to make different diagrams. Blood relations में भी डायग्राम बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. We need to make diagrams कि जो फैमिली ट्री हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, whatever family tree is given to us in the question, हमें वो फैमिली ट्री के ऊपर क्वेश्चंस बनाने हैं. ठीक है, समझ गए. नाउ उसके कुछ स्पेसिफिक कॉनोटेशंस होते हैं एंड वो जो स्पेसिफिक कॉनोटेशंस हैं उनके बारे में हम एक बारी बात करेंगे. व्हेनेवर आई मेक अ सर्कल, इसका मतलब है मैं डिपिक्ट कर रहा हूं फीमेल. व्हेनेवर आई मेक अ स्क्वायर, इट मींस आई एम डिपिक्टिंग अ मेल. जब भी मैं एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं इस तरह से, इट मींस आई एम डिपिक्टिंग सिबलिंग्स, भाई बहन भाई भाई बहन बहन. एंड व्हेनेवर आई एम मेकिंग दिस एरो, इट मींस मैरिटल रिलेशन. ये कुछ ऐसी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है पूरे ब्लड रिलेशन में, कि जब भी मैं कोई डायग्राम बनाऊंगा, और आप भी यही सेम मेथडोलॉजी फॉलो कर सकते हैं, इट वुड हेल्प यू, कि व्हेनेवर आई एम मेकिंग अ सर्कल, फीमेल, स्क्वायर, मेल, स्ट्रेट लाइन, सिबलिंग्स, एरो, मैरिटल रिलेशन. एक बात. Second thing to be noted is that we will always depict different generations in different levels. Like this. अलग अलग generations को हम अलग अलग levels पर depict करेंगे. Different generations will be depicted at different levels. जो भी अलग अलग generations हैं उन जनरेशन्स को अलग अलग लेवल्स पर डिपिक्ट किया जाएगा. कि सपोज ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर इस लेवल पे, फादर मदर इस लेवल पे, आप और हम इस लेवल पे. मतलब कि जो अलग अलग जनरेशन्स हैं उनको अलग अलग लेवल्स पे हम डिपिक्ट करेंगे. एक डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं और प्रोबेबली आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. लेट अस से वी आर गिवन A इज द फादर ऑफ C. अगर हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है दैट A इज द फादर ऑफ C, A जो है वो C के फादर है, तो हम क्या दिखाएंगे? A कौन है? फादर. फादर हो गए तो मतलब मेल हो गए. A को मैंने मेल दिखा दिया, बॉक्स है मेल, फादर C, दैट A इज द फादर ऑफ C. यहां पे आप एक चीज देखिए कि A का जेंडर मुझे पता था दैट ही इज फादर, सो ही इज अ मेल. तो मैंने यहां पे बॉक्स बना दिया दैट A इज द फादर. दूसरी बात आप ये देखिए कि यहां पे फादर को मैंने अलग जनरेशन में दिखाया है और बच्चे को मैंने अलग जनरेशन में दिखाया है. आई हैव शोन फादर एंड चाइल्ड इन डिफरेंट जनरेशंस, कि मैंने उन्हें अलग अलग जनरेशन में दिखाया. तीसरी बात, ये जो चाइल्ड है C, A इज द फादर ऑफ C बना दिया, लेकिन ये जो C है इसका जेंडर यहां पे स्पेसिफाइड नहीं है. हमें नहीं पता कि C जो है वो मेल है या फीमेल है, हमें नहीं पता. वी डोंट नो कि C का जेंडर क्या है. C का जेंडर मेल है या फीमेल है, हमें नहीं पता. और इसलिए यहां पे ना मैंने सर्कल बनाया और ना ही स्क्वायर बनाया, बिकॉज इसका जो जेंडर है दैट इज अननोन. क्योंकि इसका जेंडर अननोन है इसलिए यहां पे मैंने ना सर्कल बनाया और ना ही स्क्वायर बनाया, बिकॉज द जेंडर ऑफ C इज अननोन. C का जो जेंडर है वो हमें नहीं पता. वी डोंट नो द जेंडर ऑफ C. लेट अस से हमें इस टाइप से कुछ अलग अलग रिलेशंस दिए हैं. वी आर गिवन सर्टेन रिलेशंस लाइक दिस. A इज द फादर ऑफ C. A इज द फादर ऑफ C. A फादर है C के. मैंने बॉक्स बनाया A C, ठीक है. B इज द मदर ऑफ C. B जो है वो C की मम्मी है. अगर B जो है इज द मदर ऑफ C, इफ B इज C की मदर, तो ऑब्वियस सी बात है वो A की वाइफ हो गई. अगर A फादर है और B मदर है, तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि B जो है C की
मदर हो गई और ए की वाइफ हो गई। मैरिटल रिलेशन कैसे दिखाना होता है? ऐसे, ए फादर, उनकी वाइफ बी, क्योंकि एरो से मेरे को पता चल रहा है कि ये मैरिटल रिलेशन है। मैंने आपको बताया कि एरो यूज करके हम मैरिटल रिलेशन डिपिक्ट करेंगे। तो ए मैरिटल रिलेशन बी, यानी ए और बी की आपस में शादी हुई हुई है, ए मेल है बी फीमेल है। नाउ डी इज द सिस्टर ऑफ सी, सी की एक बहन है डी, क्योंकि डी का जेंडर मुझे यहां पे दिया हुआ है सिस्टर, फीमेल। और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सिबलिंग्स, कि अगर सीधी लाइन है, इस तरह से सीधी लाइन है, तो उसका मतलब होता है सिबलिंग, ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, एनीथिंग। एंड ई इज द ग्रैंड मदर ऑफ सी, ई जो है सी की दादी है, ग्रैंड मदर। देखिए, ग्रैंड मदर कैन बी पैटर्नल और ग्रैंड मदर कैन बी मैटरनल, दादी भी हो सकती है, नानी भी हो सकती है, लेकिन अगर कुछ नहीं दिया हुआ, इफ नथिंग इज गिवन, तो बाय डिफॉल्ट पैटर्नल लेते हैं। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो बाय डिफॉल्ट पैटर्नल लेते हैं कि दादी ही है। अगर ग्रैंड मदर के आगे मैटरनल नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट वो पैटर्नल ग्रैंड मदर है, यानी कि दादी है, ये बाय डिफॉल्ट रहेगा। सो ई इज द ग्रैंड मदर ऑफ सी, यानी कि ई जो है वो ए की मम्मी है। ए की मम्मी है तो ऊपर वाली जनरेशन में दिखाएंगे फीमेल है, तो बॉक्स बना दिया, ये बन गया हमारा फैमिली ट्री, दैट ई इज द ग्रैंड मदर ऑफ सी। ई जो है सी की ग्रैंड मदर है, मतलब कि ए की मदर हो गई, और कुछ नहीं दिया हुआ तो बाय डिफॉल्ट हम लेंगे दादी हैं, यानी कि पैटर्नल ग्रैंड मदर है, दादी हैं। मेरे को अभी आंसर नहीं चाहिए, चैट में साइलेंस बना रखेंगे और मेरी बात सिर्फ ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको 2-3 चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद ब्लड रिलेशंस के कॉन्सेप्ट हमारे खत्म, फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। यहां पे एक तो मैंने सी का जेंडर कुछ नहीं लिखा कि सी मेल है या फीमेल है, क्योंकि कहीं पे भी सी का जो जेंडर है वो मेरे को नहीं दिया हुआ। जो सी का जेंडर है दैट इज अननोन, सी का जेंडर मुझे नहीं दिया हुआ, जेंडर ऑफ सी इज नॉट गिवन टू मी। तो इसलिए सी के अराउंड ना तो मैंने सर्कल बनाया और ना ही मैंने स्क्वायर बनाया। नाउ लेट अस से हमें क्वेश्चन दिया जाता है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अभी यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है रिलेटेड टू। इसको सॉल्व करने की टेक्निक ये होती है कि एस्पिरेंट यहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि कई बार वो सीधे आंसर देता है, कई बार वो उल्टे आंसर देता है। एस्पिरेंट यहां पे कई बार कंफ्यूज हो रहा है, समझिए। अब आप, क्वेश्चन है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, सिंपल सी ट्रिक है, वो सीख गए, क्वेश्चन खत्म है। रिलेटेड टू के बाद, रिलेटेड टू के बाद जो भी आ रहा है आप वहां जाके बैठ जाइए। रिलेटेड टू के बाद ए आ रहा है, मैं ए पे जाके बैठ गया, मैं ए पे जाके बैठ जाऊंगा और ए पे बैठ के मैं देखूंगा कि डी मेरा क्या लगता है। रिलेटेड टू के बाद जो आ रहा है, आई विल गो एंड सिट हियर, मैं इस वाली पोजीशन पे जाके बैठूंगा और फिर देखूंगा कि ये डी मेरा क्या लगता है। मेरे को साफ दिख रहा है कि ए पापा हैं किसके, डी के, तो डी क्या लगी, डॉटर। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डॉटर। मतलब कि रिलेटेड टू के बाद जो लिखा है वहां जाके बैठिए, अपने आप को इमेजिन करिए कि आप ये हैं और फिर देखिए डी आपका क्या लग रहा है, डॉटर। रिलेटेड टू के बाद जो भी आता है आपको वहां जाके बैठना है और फिर देखना है कि जिसके बारे में पूछा है वो आपका क्या लग रहा है। डी रिलेटेड टू ए, रिलेटेड टू के बाद जो भी आता है, रिलेटेड टू के बाद जो भी आता है वहां जाके बैठिए और फिर देखिए डी आपका क्या लग रहा है। रिलेटेड टू के बाद ए था, ए पे जाके बैठ गए, हमने देखा इस फैमिली ट्री में डी क्या लग रहा है, ए की बेटी है, डॉटर इज द आंसर। क्लियर होता है? लेट अस सॉल्व दिस। ये छोटा इसलिए कर दे कि यही सॉल्व कर देंगे, आसान रहेगा। ध्यान से देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, टेक्निक समझेंगे। और ब्लड रिलेशन के जितने भी पॉसिबल टाइप के क्वेश्चंस हैं, वेदर दे हैव बीन आस्क्ड इन यूपीएससी और नॉट, वेदर दे हैव बीन आस्क्ड इन बैंक, एसएससी एटसेट्रा, यूपीएससी के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं उन सबको
हम यहां पे डिटेल में कवर करेंगे, विल कवर देम इन डिटेल। समझिए, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे आसान टेक्निक होती है जो मैं आपको बताने आ रहा हूं, इससे आसान नहीं मिलेगी। समझिए, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, सबसे पहले जो दिया हुआ वो बना लो, लेडी इन द फोटोग्राफ बना लिया, लेडी इसलिए सर्कल, कि हमारा कोड वही है, ब्लड रिलेशंस में हमारा कोड वही है कि फीमेल सर्कल मेल स्क्वायर, ठीक है। लेडी इन द फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, इन लेडी की तरफ शालू ने इशारा करते हुए बोला, हर सन्स फादर, लेडी इन द फोटोग्राफ इनका एक बेटा है, क्या लिखा है, हर सन, हर सन्स फादर, हर सन्स फादर, हस्बैंड ऑफ लेडी। समझिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे मेरी बात। पॉइंटिंग टू लेडी इन फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू लेडी इन फोटो, कौन है ये, लेडी इन फोटो, इनकी तरफ इशारा करते हुए, लेडी इन फोटो की तरफ इशारा करते हुए शालू ने कहा, क्या कहा शालू ने, हर सन्स फादर, मतलब कि इनका बेटा भी बनाना पड़ेगा और इनके बेटे का पापा भी बनाना पड़ेगा, यानी कि इनके बेटे का पापा कौन हुआ, इनका हस्बैंड। यहां तक समझ आता है, यहां तक समझ आता है कैसे मैं प्रोसीड कर रहा हूं, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, यस और नो, बताइए सब। और ये सबसे आसान तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, इजीएस्ट वे टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। पॉइंटिंग टू लेडी इन द फोटोग्राफ, ये जो महिला है इनकी तरफ इशारा करते हुए हमने बोला इनके बेटे का पापा, इनके बेटे का पापा मतलब कि इनका हस्बैंड, ठीक है। समझ आ गया यहां तक, समझ गए जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। हर सन्स फादर इज द सन इन लॉ, रुक जाओ यहीं पे, क्या बोल रही हैं शालू, शालू मैडम ये बोल रही हैं इनके बेटे के पापा, इनके बेटे के पापा दामाद हैं। सन इन लॉ का मतलब क्या हो गया, दामाद है, इज द सन इन लॉ। समझना, एग्जाम में आपको 30 सेकंड में क्वेश्चन कैसे निकालना है वो टेक्निक बता रहा हूं। जिसकी तरफ इशारा करा सबसे पहले उसको ड्रॉ कर लीजिए, कर लिया। पॉइंटिंग टू लेडी इन द फोटोग्राफ, लेडी इन द फोटोग्राफ, पॉइंटिंग बना दिया लेडी इन द फोटोग्राफ। हर सन, रुक जाओ, हर सन उनका बेटा बनाओ पहले, हर सन्स फादर, अब बेटे का पापा बनाओ, बेटे का पापा बना दिया, मतलब कि इनका रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया कि ये कपल है। इज द सन इन लॉ, पापा कौन है, दामाद हैं। यहां से मुझे हिंट मिल गया, यहां से मुझे हिंट मिल गया, क्या हिंट मिला समझना। इज द सन इन लॉ कि मतलब ये दामाद जी हैं, ये कौन है, दामाद जी हैं, यानी कि यहां पे जो बात हो रही है ना वो इनकी फैमिली की हो रही है, इनकी फैमिली की बात नहीं हो रही। क्योंकि अगर इनकी फैमिली की बात हो रही होती तो क्वेश्चन में डॉटर इन लॉ लिखा होता, क्वेश्चन में लिखा सन इन लॉ, सन इन लॉ, ये किसके सन इन लॉ है, इनकी फैमिली के सन इन लॉ। तो यहां से हिंट पकड़ो कि मतलब मेरे को समझ आ गया कि अब जो बात हो रही है क्वेश्चन में वो इनकी फैमिली की हो रही है, इनकी फैमिली की नहीं हो रही। बताओ सेंस बनता है नहीं बनता, सेंस बनता है कि नहीं बनता, लॉजिक समझो आप। ये लॉजिक पकड़ लोगे क्वेश्चन में टाइम आधा लगेगा कि सन इन लॉ लिख दिया मतलब कि लेडी इन द फोटो की फैमिली की बात हो रही है, यही लॉजिक पकड़ने हैं। इन्हीं से ही आपका टाइम जो है 1 मिनट की जगह 30 सेकंड्स लगेगा कि जैसे मैंने वर्ड पढ़ा यहां पे सन इन लॉ मतलब कि इनकी फैमिली की बात नहीं हो रही है, इनकी फैमिली की बात हो रही है, लेडी इन द फोटोग्राफ, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, शालू ने बोला कि ये जो लेडी हैं इनके बेटे का पापा, इनके बेटे का पापा इज सन इन लॉ ऑफ माय मदर। ये सन इन लॉ किसके हुए, शालू की मदर के। यहां पे देखिए वर्ड लिखा हुआ है मदर, तो मैं सबसे पहले मदर की बात करूं कि ये जो हैं ये सन इन लॉ किसके हुए, इनकी मदर के। ये जो है सन इन लॉ किसके हुए, इनकी मदर के। शालू कह रही है ये जो है मेरी भी मदर है। शालू ने क्या बोला कि ये मेरी भी मदर है। वो कब पॉसिबल है, जब शालू और ये लेडी दोनों सिस्टर्स हो। इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर,
ओरिजिनल ये किसके सन इन लॉ है? इसकी मदर के। लेकिन शालू कह रही है ये मेरी भी मम्मी है। ये शालू की भी मम्मी कब होंगी? जब ये दोनों बहनें होंगी। वो यही पूछ रहे कि ये दोनों कौन है? सिस्टर्स है। क्लियर? समझ आया इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे आगे बढ़ना है? एक लास्ट बारी डॉट्स कनेक्ट करवा देता हूं, लास्ट बार डॉट्स कनेक्ट करवा देता हूं। पॉइंटिंग टू लेडी इन द फोटोग्राफ, लेडी इन द फोटोग्राफ पॉइंट करा। शालू ने क्या बोला? हर सन्स फादर, इनके बेटे का पापा। इनके बेटे का पापा कौन? इनका हस्बैंड हो गया। इज द सन इन लॉ, सन इन लॉ का मतलब दामाद है, मतलब कि इनकी फैमिली की बात हो रही है। इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर, ऐसा शालू बोल रही है कि शालू की एक मम्मी है, उनका दामाद है ये आदमी। शालू की एक मम्मी है, उनका दामाद है ये आदमी। लेकिन ये तो एक्चुअल में दामाद किसके हैं? लेडी इन द फोटो की मम्मी के। लॉजिकली ये किसके सन इन लॉ है? ही इज द सन इन लॉ ऑफ हर मदर। शालू कह रही है वो मेरी भी मम्मी है। तो कॉमन मदर कब होंगी? जब दोनों सिबलिंग्स होंगे। तो ये दोनों सिस्टर्स हो गई। बताइए हाँ है ना? सॉल्व करते हैं। बेसिकली यहां पे हमें कुछ कोड दिए हुए, सम कोड्स आर गिवन टू अस। इधर हमें कुछ कोड दिए हुए। कोड्स का मतलब क्या हो गया? कोड्स का मतलब क्या हो गया? वो कह रहा है जहां पे भी ये वर्ड स्टार आता है, स्टार का मतलब है P इज द फादर ऑफ Q। जहां पे भी ये वर्ड स्टार आता है, इसका मतलब है कि सपोज वो ये कह रहा है कि अगर A स्टार B लिखा हुआ है तो इसका मतलब है A इज द फादर ऑफ B। कि अगर बीच में स्टार लगा हुआ है तो इसका मतलब है A इज द फादर ऑफ B। उसका मतलब यह है, स्टार का मतलब है कि पहले वाला जो है वो फादर है दूसरे वाले का। पहले वाला जो है वो फादर है दूसरे वाले का। P स्टार Q का मतलब क्या है? दैट P इज द फादर ऑफ Q, कि P जो है वो Q के फादर है। P इज द फादर ऑफ Q। फिर दिया हुआ बीच में डॉट, इसका मतलब है P इज द सिस्टर ऑफ Q। कि अगर दिया हुआ है A डॉट B तो A इज द सिस्टर ऑफ B। क्या दिया हुआ है? P स्टार Q, P डॉट Q मतलब P इज द सिस्टर ऑफ Q। P डॉट Q का मतलब क्या हो गया? P इज द सिस्टर ऑफ Q। P इज द सिस्टर ऑफ Q। सिमिलरली अगर ये O दिया हुआ है POQ, इसका मतलब है P इज द ब्रदर ऑफ Q। कि अगर आपको दिया हुआ है AOB तो A इज द ब्रदर ऑफ B। सिमिलरली फाई दिया हुआ है, फाई का मतलब है P इज द मदर ऑफ Q। तो अगर A फाई B दिया हुआ है तो A इज द मदर ऑफ B। तो ये फाई का मतलब क्या हो गया? मदर ऑफ। तो इस तरह से हमें कुछ कोड्स दिए हुए, इस तरह से हमें कुछ सिंबल्स दिए हुए और उन सिंबल्स के हमें मीनिंग्स दिए हुए। कुछ सिंबल्स दिए हुए और उन सिंबल्स के हमें मीनिंग दिए हुए। सम सिंबल्स और उन सिंबल्स के मीनिंग्स हमें यहां पे दिए हुए। अब वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिप्रेजेंट दैट P इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ Q। वो ये बोल रहा है कि आप ऑप्शंस में जाइए, जो भी सिंबल यूज हो रहा है वो रिलेशन एस्टैब्लिश कीजिए। ये टेबल यूज करके, जो टेबल दिया हुआ है ये यूज करके रिलेशन एस्टैब्लिश करिए और फिर बताइए कि कौन से वाले ऑप्शन में ये निकल के आ रहा है दैट P इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ Q। P इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ Q, कौन से वाले ऑप्शन में ये निकल के आ रहा है दैट P इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ Q। कौन से ऑप्शन में निकल के आ रहा है कि P जो है वो Q का ब्रदर इन लॉ है। ठीक है, बहुत इजी है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है? इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपली हमें ये करना है कि ऑप्शंस के थ्रू मूव करना है। वी हैव टू मूव थ्रू ऑप्शंस, ऑप्शंस के थ्रू मूव करना और देखना है कि कौन से वाले में हमारे पास ये आ रहा है दैट P इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ Q। कौन सा रिलेशन में हमारे पास ये आ रहा है कि P जो है वो Q का ब्रदर इन लॉ है। एक एक करके हमें ये देखना है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर A, इसको एनालाइज करते हैं सबसे पहले। POR, O का मतलब क्या है? P इज द ब्रदर ऑफ R। कि जहां पे भी O आ गया उसका मतलब है P इज द ब्रदर ऑफ R। करेक्ट। O का मतलब क्या? ब्रदर ऑफ। P इज द ब्रदर ऑफ R। फिर R फाई Q, फाई का मतलब है P इज द मदर ऑफ Q, मतलब कि R इज द मदर ऑफ Q। कि जहां पे भी फाई यूज हो रहा है वो मदर का रिलेशन है, बट R इज द मदर ऑफ Q। समझ आता है? ऑप्शन नंबर 1 कैसे ड्रॉ हुआ, समझ आता है?
तो हमारे पास क्या आया कि P और Q का आपस में रिलेशन क्या निकला, Q की मम्मी का भाई यानी P इज अंकल ऑफ Q, P इज अंकल ऑफ Q। जो P हैं वो Q के अंकल है, P इज अंकल ऑफ Q, मामा, कि Q की मम्मी के भाई, मम्मी का भाई कौन होता है, मामा, P इज द अंकल ऑफ Q। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन ए गलत है, क्यों, क्योंकि हमारे को ब्रदर इन लॉ एस्टैब्लिश करना था कि P शुड बी ब्रदर इन लॉ ऑफ Q। यहां पे दिख रहा है P जो है मामा है Q के, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। क्लियर। सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं। P स्टार R, स्टार का क्या मतलब है, P इज द फादर, स्टार का मतलब है फादर, दैट P इज द फादर ऑफ R। यही मतलब हुआ कि जहां पे भी स्टार आ रहा है, स्टार का मतलब क्या दिया हुआ है, फादर रिलेशन, फादर, कि P स्टार R लिखा तो मतलब P इज द फादर ऑफ R, स्टार लिखा P इज द फादर ऑफ R, R फाई Q, फाई का मतलब है मदर रिलेशन, कि R फाई Q का मतलब है R इज द मदर ऑफ Q। तो इस केस में P कौन लगे, Q के नाना, मम्मी के पापा, Q की मम्मी के पापा नाना लगे, यानी कि मैटरनल ग्रैंडफादर। तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। क्लियर। थर्ड, P डॉट R, डॉट का मतलब क्या है, P इज द सिस्टर ऑफ R, डॉट का मतलब है सिस्टर, P इज द सिस्टर ऑफ R, और फाई का मतलब मदर ही है, हमें पता है, R इज द मदर ऑफ Q। तो P कौन लगी, Q की मौसी, आंटी। हमें एस्टैब्लिश करना था P इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ Q, यहां पे आ रहा है P इज मौसी ऑफ Q। आंसर इज डेटा इनएडिक्वेट। लेट अस सॉल्व दिस। रवि इज द सन ऑफ अमन's फादर्स सिस्टर। अमन के एक पापा हैं, अमन के एक पापा हैं, उन पापा की एक सिस्टर है और उनका एक बेटा है रवि। उनका एक बेटा है रवि। रवि कौन है, अमन के पापा की सिस्टर का बेटा रवि है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। आगे बढ़ते हैं। साहिल इज द सन ऑफ दिव्या, साहिल दिव्या का बेटा है, हु इज द मदर ऑफ गौरव एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन। ठीक है, मैंने आपको कहा कि अगर कुछ नहीं दिया होता ग्रैंड मदर के आगे तो बाय डिफॉल्ट वो पैटर्नल ग्रैंड मदर यानी कि दादी होती हैं। यहां पे कहीं नहीं दिया हुआ कि शी इज मैटरनल ग्रैंड मदर, तो सिंपल सी बात है शी इज पैटर्नल ग्रैंड मदर, मतलब कि वो हो गई दादी। क्या दिया हुआ है, दिव्या हु इज द मदर ऑफ गौरव एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन। दिव्या जो है वो अमन की ग्रैंड मदर है, मतलब कि अमन के पापा की मम्मी है दिव्या। अमन के पापा की मम्मी है दिव्या। यहां तक क्लियर हुआ। रिपीट करते हैं। साहिल इज द सन ऑफ दिव्या, साहिल जो है वो दिव्या का बेटा है, यानी कि अमन के पापा का भाई है। साहिल इज द सन ऑफ दिव्या, साहिल जो है दिव्या का बेटा यानी कि अमन के पापा का भाई हो गया। हु इज द मदर ऑफ गौरव, दिव्या जो है गौरव की भी मम्मी है। गौरव की मम्मी का मतलब क्या हो गया कि अमन के पापा का एक और भाई है गौरव। दिव्या जो है वो साहिल की भी मम्मी है, गौरव की भी मम्मी और अमन की दादी है। दिव्या के दो और बेटे हैं, साहिल और गौरव, मतलब कि अमन के जो पापा हैं वो दिव्या के बेटे हो गए, क्योंकि दिया हुआ दिव्या की अमन की दादी जो है दिव्या है। अमन की दादी दिव्या मतलब कि अमन के पापा की मम्मी दिव्या हो गई और उनके दो और बेटे हैं साहिल और गौरव। अशोक इज द फादर ऑफ तान्या एंड ग्रैंड फादर ऑफ रवि। अशोक जो हैं वो रवि के ग्रैंडफादर हैं। अब आप यहां पे कहोगे कि सर बाय डिफॉल्ट तो हमारे को पैटर्नल ग्रैंडफादर लेना था, तो मतलब कि हमें रवि की मम्मी के पहले हस्बैंड बनाने होंगे फिर उन हस्बैंड के पापा बनाने होंगे। नहीं, यहां पे आप समझो कि फैमिली ट्री के हिसाब से कॉमन सेंस यूज करके, क्योंकि यहां पे रवि की मम्मी की साइड की बात हो रही है, रवि की मम्मी के भाइयों की बात हो रही है, रवि की मम्मी की बात हो रही है, तो यहां पे जो ग्रैंडफादर है उसको हम इसी कॉन्टेक्स्ट में लेंगे कि अशोक जो है वो रवि के नाना है। आप समझो, आपको कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि कहने को आप ये कह सकते हो कि सर आपने बोला था कि अगर कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट पैटर्नल लेते हैं, तो आप रवि के पैटर्नल ग्रैंडफादर मानो अशोक को, कि अशोक जो है रवि के दादा हैं। लेकिन यहां पे रवि के जो दादा हैं वो फिट ही नहीं होते, क्योंकि ये जो पूरा फैमिली ट्री बन रहा है वो रवि की मम्मी का बन रहा है, कि अमन के पापा रवि की मम्मी के भाई, साहिल रवि की मम्मी का भाई, गौरव रवि की मम्मी का भाई।
तो ये जो पूरा फैमिली ट्री बन रहा है वो रवि की मम्मी की साइड का बन रहा है, और क्योंकि कॉन्टेक्स्ट है रविज मदर, इसलिए अशोक को हम मानेंगे कि वो रवि के नाना है। समझ आता है? कॉन्टेक्स्ट समझो आप कि क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमारे को चीजें करनी है। बात क्लियर होती है कि अगर दिया हुआ अशोक जो है रवि के ग्रैंडफादर हैं, तो यहां पे कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है? कॉन्टेक्स्ट चल रहा है रवि की मम्मी वाली साइड का। रवि के पापा का कोई रेफरेंस ही नहीं है इधर। बताइए, मैं आपसे सिंपल ये बोल रहा हूं, जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं मैं उनसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूं। हमने यहां पे देखा कि रवि के ग्रैंडफादर कौन है? अशोक है। समझना मेरी बात कि रवि के ग्रैंडफादर अशोक हैं। आप मेरे को ये बताओ, क्या इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी रवि के पापा की बात हुई है? नहीं हुई। रवि के मामा की बात हुई है? हाँ हुई है। रवि की मम्मी की बात हुई है? रवि के मामा की बात हुई है? रवि के पापा की बात हुई है? नहीं हुई। रवि के चाचा की बात हुई है? नहीं हुई। रवि के ताऊजी की बात हुई है? नहीं हुई। तो जब रवि के पापा की बात नहीं हुई, रवि के पापा की साइड की बात नहीं हुई, तो अगर यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, और आप सब छोड़ो, आखिरी में दिया हुआ है दिव्या इज वाइफ ऑफ अशोक, ये तो चलो आपका काम आसान करने के लिए एक लाइन दे दी। ये तो आपका काम आसान करने के लिए एक लाइन दे दी कि दिव्या इज वाइफ ऑफ अशोक, तो लास्ट लाइन से क्लियर हो जाएगा। बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको ये लाइन नहीं दी होती दैट दिव्या इज वाइफ ऑफ अशोक, मान लो ये लाइन नहीं दी हुई, तो भी आप में इतना कॉमन सेंस होना चाहिए एग्जाम हॉल में कि आपको पता होना चाहिए कि अगर यहां पे दिया हुआ है कि रवि इज अशोक इज ग्रैंडफादर ऑफ रवि, अशोक इज ग्रैंडफादर ऑफ रवि, अगर ये दिया हुआ है तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है। हर चीज आप रट नहीं सकते कि सर एक वन साइज फिट ऑल अप्रोच बता दो। सीसैट में वन साइज फिट ऑल अप्रोच कुछ होता ही नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर यहां पे कॉन्टेक्स्ट क्या है, रवि की मम्मी की साइड की बात हो रही है, तो अगर लिखा हुआ है रवि के ग्रैंडफादर, तो वो बाय डिफॉल्ट उसके नाना होंगे ना। सोचो आप, यहां पे रट रहे हो आप कि सर अगर पैटर्नल मैटरनल नहीं लिखा तो मैं तो दादा ही मानूंगा, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट भी तो देखो। समझ आता है कि आप कॉन्टेक्स्ट देखो। रवि के पापा की बात नहीं हुई, रवि के चाचा की बात नहीं हुई, रवि के ताऊजी की बात नहीं हुई, यहां पे बात हो रही है रवि के मामा की, रवि की नानी की, कि दिव्या की बात हो गई। दिव्या की बात तो पहले ही हो गई ना। अशोक इज द ग्रैंडफादर ऑफ रवि, इससे पहले एस्टैब्लिश हो चुका है कि दिव्या जो है रवि की नानी है। तो अब बाय डिफॉल्ट अगर उसके ग्रैंडफादर की बात हो रही है तो वो तो उसके नाना की ही बात होगी ना, क्योंकि नानी वहां पे आ चुकी है। यहां तक कुछ क्लियर होता है? अशोक इज द फादर ऑफ तान्या एंड ग्रैंडफादर ऑफ रवि। अशोक जो है रवि के ग्रैंडफादर हो गए, एस्टैब्लिश हो गया, मतलब कि वो दिव्या के हस्बैंड है। अशोक इज द फादर ऑफ तान्या, मतलब कि साहिल की बहन है। आ गई वापस, फटाफट से रिपीट कर रहा हूं। रवि इज द सन ऑफ अमन फादर सिस्टर। अमन, अमन के पापा, अमन के पापा की बहन, उनका बेटा रवि। ठीक है, ये क्वेश्चन पक्का एकता कपूर ने बनाया, वो भी ऐसी करती थी। मिहिर कौन है? तुलसी की सास का बेटा। अरे सीधा बोलना, किसका पति है वो, किसका बेटा है? ये पक्का उन्हीं ने बनाया। साहिल इज द सन ऑफ दिव्या हु इज द मदर ऑफ गौरव एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन। दिव्या जो है अमन की ग्रैंड मदर है, और उनके दो और बच्चे हैं, गौरव और साहिल। गौरव और साहिल उनके दो और बच्चे हैं, यानी कि सारे आपस में हम साथ साथ है, चल रही है इधर। अशोक इज द फादर ऑफ तान्या एंड ग्रैंडफादर ऑफ रवि। अशोक की एक और बेटी है तान्या, और वो ग्रैंडफादर है रवि के, यानी कि उसके नाना। अशोक इज द हस्बैंड ऑफ दिव्या। दिव्या इज द वाइफ ऑफ अशोक। बताओ ये आपस में परिवार में कैसे कहते हैं? दिव्या ये तेरे बेटे हैं, अशोक ये तुम्हारी बेटी है। आपस में परिवार में ऐसे फूट डाल रहे हैं, ये तुम्हारा बेटा, ये तुम्हारी बेटी, और फिर कहेंगे कि बेटा बेटी में भेदभाव मत करो। पापा, उनसे बड़े पापा, उनसे बड़े पापा, और सबसे बड़े पापा, जिनसे सब डरते हैं। चलें आगे। हाउ इज गौरव वाइफ रिलेटेड टू तान्या? अब गौरव की वाइफ भी बनाओ। उधर घर वालों को पता ही नहीं है कि गौरव ने शादी कर ली, क्वेश्चन में बता रहे हैं कि गौरव की वाइफ भी है। अशोक और दिव्या को अभी तक नहीं पता गौरव की वाइफ है। कह रहे हैं हाउ इज गौरव वाइफ, कि गौरव की अगर एक वाइफ है तो हाउ इज शी रिलेटेड टू तान्या? रिलेटेड टू तान्या, तान्या वाली कुर्सी पर आके बैठो और देखो गौरव की वाइफ क्या लग रही है? ब्रदर्स वाइफ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। क्लियर? करिए सॉल्व, करें सॉल्व। चलिए, पॉइंटिंग टू राहुल इन द फोटोग्राफ, यहीं रुक जाओ। अपना सिंपल फॉर्मूला जो हमने सीखा था, राहुल की तरफ इशारा हो रहा है तो राहुल बना दिया। पॉइंटिंग टू राहुल इन द फोटोग्राफ, राजा ने बोला हिज मदर, राहुल की मदर, हिज मदर, राहुल की मदर, हैज ओनली वन ग्रैंड चाइल्ड, उनका सिर्फ एक ही ग्रैंड चाइल्ड है। ग्रैंड चाइल्ड, जेंडर नहीं पता,
कि ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड सन है, ग्रैंड चाइल्ड। हुज मदर इज माई सिस्टर, ग्रैंड चाइल्ड की एक मदर है, ग्रैंड चाइल्ड की एक मदर है, और वो कह रहा है जो ग्रैंड चाइल्ड की मदर है मेरी बहन है। ऐसा कौन बोल रहा है? राजा बोल रहा है कि ये जो है ये मेरी बहन है, ऐसा राजा बोल रहा है। कह रहा है हाउ इज राजा रिलेटेड टू राहुल, रिलेटेड टू के बाद आ रहा है राहुल। राहुल की कुर्सी पर आके बैठेंगे और देखेंगे राजा क्या लग रहा है? ब्रदर इन लॉ। क्लियर? अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि रवि की मम्मी का नाम तान्या तो हम उसे अज्यूम नहीं करेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया तो ही हम उसे मानेंगे। सॉल्व दिस प्लीज। चलिए सॉल्व करते हैं। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स पी क्यू आर एक्स वाई जेड। 6 मेंबर्स हैं, देयर आर 6 मेंबर्स इन अ फैमिली, पी क्यू आर एक्स वाई जेड। क्यू इज द सन ऑफ आर, क्यू इज द सन ऑफ आर, वी डोंट नो द जेंडर ऑफ आर, मेल या फीमेल हमें नहीं पता, सिंपली ये पता है क्यू इज द सन ऑफ आर, क्यू इज द सन ऑफ आर। बट आर इज नॉट द मदर ऑफ क्यू, आर इज नॉट द मदर ऑफ क्यू। अगर आर जो है वो क्यू की मदर नहीं है तो आर जो है वो क्यू के फादर हो गए। वहां पे दिया हुआ है कि आर का बच्चा है क्यू, लेकिन आर उसकी मम्मी नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है उसके पापा हो गए, ही इज द फादर। पी एंड आर आर मैरिड कपल, पी एंड आर आर अ मैरिड कपल। तो अगर आर मेल है और पी और आर मैरिड कपल हैं तो पी हो गया फीमेल। अब दोबारा से यहां पे होशियार जनता कहेगी सर अभी तो मेल मेल फीमेल फीमेल में भी शादी जो है वो साथ में रह सकते हैं, तो फिर ये मेल क्यों नहीं बनाया? अभी नॉर्मल अपना क्वेश्चन पे टिकेंगे, मैरिड कपल है, एक मेल है तो दूसरा फीमेल हो जाएगा, राइट। वाई इज द ब्रदर ऑफ आर, वाई इज द ब्रदर ऑफ आर, वाई जो है वो आर का भाई है, वाई इज द ब्रदर ऑफ आर। एक्स इज द डॉटर ऑफ पी, एक्स इज द डॉटर ऑफ पी। अब एक्स जो है अगर पी की बेटी है तो वो आर की भी बेटी है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे सर अभी वेस्टर्नाइजेशन ज्यादा, हो सकता है कि ये पापा ना हो कोई और पापा, इतना दिमाग नहीं लगाना। अगर दिया हुआ है पी और आर कपल हैं, उनका बेटा क्यू है और एक्स पी की बेटी है, तो ये दोनों भाई बहन हो गए आपस में, राइट। एंड जेड इज द ब्रदर ऑफ पी, जेड इज द ब्रदर ऑफ पी। सर कजन ब्रदर हो गए, रियल ब्रदर कुछ नहीं दिया हुआ, तो आपको यही मानना है कि जेड इज द ब्रदर ऑफ पी, खत्म बात, ज्यादा दिमाग उसमें नहीं लगाना। हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर, आर का ब्रदर इन लॉ कौन है? आर की वाइफ का ब्रदर, ब्रदर इन लॉ ऑफ आर कौन है? जेड। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, कितनी फीमेल्स हैं? 1 and 2। आप देखो चार्ट बना लिया तो उससे इजी हो जाएगा, देखते ही हमें समझ आ जाएगा देयर आर ओनली 2 फीमेल मेंबर्स। विच ऑफ दीज इज अ पेयर ऑफ ब्रदर्स, इसमें से कौन भाई भाई हैं? भाई भाई वाई और आर दिख रहे हैं हमारे को, भाई भाई सिर्फ वाई एंड आर, वाई एंड आर, आंसर इज डी। क्लियर? 2023 PYQ, सॉल्व दिस। कंसिडर द फॉलोइंग, जो भी स्टेटमेंट दिए हैं 5 मेंबर्स हैं फैमिली में ए बी सी डी ई। कह रहा व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू बी। ठीक है, ऑप्शंस के थ्रू चलते हैं। स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। हमें सिर्फ स्टेटमेंट 1, 2 और 3 कंसिडर करने हैं, मतलब कि स्टेटमेंट 4 काउंट नहीं करना, हमें स्टेटमेंट 4 काउंट नहीं करना। क्या आपने ऐसे ही करा है? अब हमारे को दिया हुआ स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3, ए एंड बी आर अ मैरिड कपल। हमें नहीं पता ए का जेंडर क्या है और बी का जेंडर क्या है, we don't know what is the gender of A and B, but they are a married couple. D is the father of C, हमें नहीं पता कि D और AB का क्या रिलेशन है, बस ये दिया हुआ है D is the father of C. D is the son, E जो है D का बेटा है, हमें C का भी जेंडर नहीं पता। What is the relation of E to B, हम नहीं बता सकते कि E और B आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, हम नहीं बता सकते what is the relation of E to B, क्योंकि हमारे पास डेटा मिसिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, दैट स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अगर मैंने डायग्राम बनाया तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि ई और बी का आपस में क्या रिलेशन है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो गलत है। ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 मतलब कि स्टेटमेंट 2 हमारे को हटा देना है, स्टेटमेंट 2 हमारे को हटा देना है, स्टेटमेंट 2 हटा दिया। 1, 3 and 4, A and B are a married couple. A and B जो है मैरिड कपल है। E is D son, A and C are sisters. A की सिस्टर है C, मतलब कि B जो है वो मेल हो गया। E is D is son, कोई बंदा है D, उसका बेटा है E। हमें कह रहा है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ E टू B, हमें नहीं पता
कि ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, वी डोंट नो। तो ऑप्शन बी भी गलत है, हमें नहीं पता चल रहा है यहां पे कि वो कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। ऑल फोर स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन, चारों को एक साथ कंसिडर करते हैं। ए एंड बी आर अ मैरिड कपल, ए एंड बी आर अ मैरिड कपल, ए एंड सी आर सिस्टर्स, मतलब कि ये जो है फीमेल हो गई, ये मेल हो गया, ए की एक बहन है सी, डी इज द फादर ऑफ सी, डी इज द फादर ऑफ सी, ए और सी के फादर हैं डी, ए और सी के फादर हैं डी, क्योंकि दोनों आपस में सिस्टर्स हैं। ई इज डी इज द सन, ई जो है वो डी का बेटा है, ई जो है डी का बेटा है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू बी, ई और बी कैसे जुड़े हुए आपस में, ब्रदर इन लॉ। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट स्टेटमेंट्स, ऑल फोर स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। इजी। अब आप देखो अपनी टेक्निक्स के बाद 2023 जिसको लोग कहते हैं सबसे मुश्किल सीसैट आया आज तक का, उसका क्वेश्चन आपने कितने इजीली सॉल्व कर दिया। कुछ है ही नहीं, अपना ऑप्शंस के थ्रू चलो, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया 1 मिनट में। 2022 का अगला क्वेश्चन, चलिए लेट्स सॉल्व दिस। पी क्यू आर एस टी यू आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, 6 लोग हैं परिवार के। आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू। ध्यान से मेरी बात सुनना, कह रहा आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू। हमें नहीं पता कि कौन मेल है कौन फीमेल है, क्योंकि दिया हुआ स्पाउस, हस्बैंड वाइफ यूज नहीं किया। स्पाउस का मतलब होता है मैरिड कपल। कि आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू, कि आर और क्यू की शादी हुई हुई है, वी डोंट नो देयर जेंडर, तो इसलिए बीच में एरो तो लगा दिया, लेकिन पता नहीं कि इस कपल में हस्बैंड कौन है वाइफ कौन है। ठीक है, आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू। यू इज द मदर ऑफ टी एंड एस इज द डॉटर ऑफ यू, मतलब कि यू के 2 बच्चे हैं, एस और टी। ठीक है, अभी हमें नहीं पता। पीज डॉटर इज टी एंड आर्स सन इज पी। ठीक है, आर्स सन इज पी, आर का बेटा है पी। लास्ट लाइन भी हो गई, आर्स सन इज पी, पीज डॉटर इज टी, पी की डॉटर है टी, पीज डॉटर इज टी, पी की डॉटर है टी। यू इज द मदर ऑफ टी, अब पी की बेटी है टी और यू उसकी मदर है, तो यू फीमेल हो गई। यू इज द मदर ऑफ टी एंड एस इज द डॉटर ऑफ यू, एस जो है वो यू की डॉटर है, मतलब कि टी की सिस्टर हो गई। बताइए, इजी है। देयर आर 2 कपल्स इन द फैमिली, यस देयर आर 2 कपल्स इन द फैमिली, आर क्यू एंड पी यू। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्यू इज द ग्रैंडफादर ऑफ टी, क्यू इज द ग्रैंडफादर ऑफ टी, वी डोंट नो द जेंडर ऑफ क्यू, हमें नहीं पता कि क्यू ग्रैंडफादर है ग्रैंड मदर है, तो यहां पे उन्होंने लिख दिया ग्रैंडफादर, वी डोंट नो। क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी, वी डोंट नो क्यू का जेंडर क्या है, ग्रैंड मदर है ग्रैंडफादर है, वी डोंट नो। आर इज द मदर ऑफ पी, आर इज द मदर ऑफ पी, वी डोंट नो वेदर आर इज मदर और फादर, हमें नहीं पता। टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, हाँ टी जो है पोती है क्यू की, ये सही है कि टी का जेंडर पता है फीमेल है, तो शी इज द ग्रैंड डॉटर। वेदर क्यू इज फादर और मदर वी डोंट नो, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। बताओ इससे आसान क्वेश्चन यूपीएससी क्या पूछेगा, क्रिस्टल क्लियर होता है। 2022 आइए सॉल्व करते हैं, ऑप्शंस के थ्रू चलना है। क्वेश्चन क्या है, इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स, हमें बस ये बताना है कि क्या जेड जो है एक्स का भाई है। ऑप्शंस के थ्रू चलना है। स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब सुनो मेरी बात, थोड़ी फनी बात है लेकिन ध्यान से सुनना। स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, मतलब हमें स्टेटमेंट 1 कंसिडर करना है, स्टेटमेंट 2 कंसिडर नहीं करना। मैंने स्टेटमेंट 2 काट दी। अब यहां पे कुछ होशियार बच्चे ऐसे होंगे जो क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल ऐसे ही स्टेटमेंट 2 काट देंगे। मेरे पास मिटाने का ऑप्शन है, तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर में नहीं होगा। बाहर आके मत बोलना सर ने कहा था ऐसे ही काटना है, मैंने ऐसा काटा कि नीचे के 4 पेज और पड़ गए और एग्जामिनर ने दूसरा क्वेश्चन पेपर नहीं दिया। तो आपने ये प्रैक्टिस कर लेनी है कि मेरी तरह ऐसे नहीं काटना, वरना फिर 26 की तैयारी दोबारा करनी पड़ेगी। समझ गए कि सर आपने ही तो कहा था ऐसे काटना है, लेकिन हम तो भूल ही गए, हमारे पेन की कोई रबड़ है ही नहीं। हाँ, अगर लग रहा है कि जीएस पेपर 1 क्लियर नहीं हो रहा, समझो, अगर लग रहा है पेपर 1 बहुत टफ गया, क्लियर नहीं हो रहा,
तो ये यूज कर देना और घर वालों को कहना पापा वो ना सर गंदे थे, उन्होंने सिखा दिया स्टेटमेंट फाड़ दो ऐसे, क्वेश्चन पेपर फट गया, अब सीसेट तो क्लियर हो नहीं रहा, लेकिन जीएस में मेरे 100+ आ रहे हैं, तो अब अगले साल ट्राई करते हैं, कोई नहीं सर की गलती है। ऑप्शन नंबर 1, स्टेटमेंट 1 alone is sufficient to answer the question. X is the brother of Y. Y का जेंडर हमें नहीं पता, Y का जेंडर हमें नहीं पता। X is the brother of Y and Y is the brother of Z. Y is the brother of Z. Z का जेंडर हमें नहीं पता। कह रहा है इज Z brother of X, हमें नहीं पता कि ये भाई है बहन है, we cannot determine, we are not given the gender of Z, so answer is पहले वाला तो गलत हो गया, ठीक है। सेकेंड, स्टेटमेंट 2 alone is sufficient to answer the question. Statement 2 alone is sufficient to answer the question. Statement 1 काट दी। X, Y, Z are siblings. X, Y, Z are sibling. X, Y, Z are sibling. अब यहां पे किसी का जेंडर पता ही नहीं, मेल कौन है फीमेल कौन है हमें नहीं पता, वी कैन नॉट से। वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इज Z ब्रदर ऑफ X, क्या Z जो है X का भाई है, हमें नहीं पता कि वो भाई है या बहन है, वी डोंट नो, तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। थर्ड, बोथ स्टेटमेंट आर सफिशिएंट, दोनों को साथ में ले लो, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। X is the brother of Y. X is the brother of Y and Y is the brother of Z. And Y is the brother of Z. X, Y, Z are siblings. X, Y, Z आपस में siblings है, Z का जेंडर अभी भी नहीं पता। Is Z brother of X, पता नहीं, don't know, तो C भी गलत है, आंसर इज ऑप्शन डी, both statements are not sufficient to answer the question। बताओ इससे आसान सवाल यूपीएससी क्या पूछेगा, और अपनी टेक्निक हर जगह काम आ रही है। डेटा सफिशिएंसी देखते ही ऑप्शंस पे चल पड़ो, कुछ नहीं करना, ऑप्शंस के थ्रू चलो बस। पहले एस्पिरेंट क्या करता था, सर ये चार्ट बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, समझ ही नहीं आ रहा क्या, अरे ऑप्शंस के थ्रू चलो, सब खत्म, कुछ नहीं करना, ऑप्शंस के थ्रू चले, पता चल गया डी इज द आंसर, और सारे ऑप्शन सॉल्व भी नहीं करने, पहले 3 गलत तो चौथा ही आंसर होगा, खत्म बात। इससे आसान क्या पूछेगा यूपीएससी 2020। ठीक है, चलिए लेट्स सॉल्व दिस। अ फैमिली ऑफ 2 जनरेशंस, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन की है। Family of 2 generations means that there are just 2 generations like this. There are just 2 generations. Only 2 generations. ये बात क्लियर होती है that there are only 2 generations. There are only 2 generations. ये बात क्लियर होती है, हाँ या ना बताइए। नो थर्ड जनरेशन, नीचे कुछ नहीं है ऊपर कुछ नहीं है, देयर आर जस्ट 2 जनरेशंस, और इस लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, अ फैमिली ऑफ 2 जनरेशंस। क्लियर होती है बात, हाँ या ना बताइए, राइट, ठीक है, 2 जनरेशंस, ऑल राइट। कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर PQRSTU, हैज 3 मेल्स एंड 3 फीमेल्स, ठीक है, 3 मेल 3 फीमेल है, ऑल राइट। देयर आर 2 मैरिड कपल्स, ठीक है, 3 मेल्स 3 फीमेल्स एंड 2 मैरिड कपल्स, ठीक है, एंड 2 अनमैरिड सिबलिंग्स, 2 ऐसे भाई बहन 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 है जो अनमैरिड है, ठीक है। यू इज पीज डॉटर, ये रहा पी, यू जो है पी की बेटी है, यू इज पीज डॉटर, एंड क्यू इज आर मदर इन लॉ, क्यू जो है आर की मदर इन लॉ है। अब आप समझो, उन्होंने क्वेश्चन में दिया है दैट दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2 जनरेशंस ओनली, ये जो है सिर्फ और सिर्फ 2 जनरेशंस का क्वेश्चन है, तो इसलिए जितने भी मम्मी पापा सास ससुर हैं वो 1 जनरेशन में आएंगे, और जितने भी बेटा बेटी दामाद बहू हैं वो 1 में आएंगे। अंडरस्टैंड? बिकॉज दिस इज, यू माइट क्वेश्चन दैट व्हाई आई हैव रिटन क्यू हियर, व्हाई आई हैव रिटन क्यू along with p, because the question says that it is a question of 2 generations. So U is P's daughter, so P might be a mother or a father, and then P might be a mother or a father, and then Q is the mother-in-law. Q is the mother-in-law of R. Q is the mother-in-law of R. Q जो है वो R की mother-in-law है. Q is the mother-in-law of R. So all the mothers, fathers, mother-in-laws, father-in-laws will be in the same generation. All the daughters, sons, son-in-laws, daughter-in-laws would be in the same generation. पहले तो ये लॉजिक समझो, क्लियर होता है?
ये लॉजिक क्लियर होता है कि मैंने क्यों P और Q एक जनरेशन में दिखाए और U और R एक जनरेशन में दिखाए, बिकॉज द क्वेश्चन सेज दैट इट इज द क्वेश्चन ऑफ 2 जनरेशन ओनली. U is P's daughter and Q is R's मदर इन लॉ. जो Q है वो R की मदर इन लॉ है. T is an unmarried male. T जो है अनमैरिड मेल है, तो T को यहां पे लिख देते हैं. क्यों? क्योंकि ऊपर वाली जनरेशन मैरिड होगी, जो मम्मी पापा सास ससुर वाली जनरेशन है, दे वुड बी मैरिड. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ विडो विडोअर एंड एन अनमैरिड पर्सन. द अपर जनरेशन माइट बी अ विडो और अ विडोअर, बट ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया. अगर लिखा है अनमैरिड तो ऑब्वियसली बात है वो नीचे वाली जनरेशन में आएगा. सोचो, कह सकता हूं, लॉजिक लगाओ कि अगर अनमैरिड लिखा है, अगर ऊपर वाली जनरेशन में किसी का हस्बैंड वाइफ नहीं होता तो विडो या विडोअर लिखा होता, लेकिन वर्ड लिखा है अनमैरिड, की शादी ही नहीं हुई है, तो ऑब्वियस ही बात है वो नीचे वाली जनरेशन में आएगा. यस, इज एन अनमैरिड मेल. टी इज एन अनमैरिड मेल एंड एस इज अ मेल. कोई एस है, कोई एस है, वो मेल है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. ठीक है, समझते हैं. अब यहां पे हमें दो assumptions लगानी होंगी. यहां पे हमें दो assumptions लगानी होंगी. सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है that there are 2 married couple, 3 males and 3 females. 3 males and 3 females. समझना. Now we will make 2 cases here. We will make 2 cases here. Case number 1, that R is a female. Case number 1, that R is a female. If R is a female, then P will become male, क्योंकि we want 3 males and 3 females. केस नंबर 1 कंसिडर कर रहे हैं. सारा कुछ यहां पे डिपेंड करता है कि R का जेंडर क्या है. R का जेंडर मेल है फीमेल है. अगर R का जेंडर मेल है तो अलग क्वेश्चन बनेगा, R का जेंडर फीमेल है तो अलग क्वेश्चन बनेगा. केस नंबर 1 लेते हैं, दैट R इज अ फीमेल. इफ R इज अ फीमेल, इफ R इज अ फीमेल, क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट Q इज द मदर इन लॉ ऑफ R. क्वेश्चन में दिया हुआ है Q इज अ मदर इन लॉ ऑफ R. इट मीन्स दैट P एंड Q विल बी अ कपल, क्योंकि हमारे को 2 कपल्स भी शो करने हैं. वी हैव टू शो 2 मैरिड कपल्स. क्योंकि हमारे को दिया हुआ है T इज अनमैरिड मेल, हमें दिया हुआ है T इज एन अनमैरिड मेल. इफ T इज एन अनमैरिड मेल, देन वी नीड टू शो 2 कपल्स. इफ I am taking the gender of R as female, if I am taking the gender of R as female, then only one person is left to marry R, that is S, because T is unmarried. T is unmarried. T अगर unmarried है तो 100% P and S should be married. Why? Because we need to show 2 married couples. We need to show 2 married couples and R is the daughter-in-law. हमें दिया हुआ है Q इज द मदर इन लॉ ऑफ R. R का जेंडर अगर मैं फीमेल ले रहा हूं तो ऑब्वियसली R विल बी डॉटर इन लॉ ऑफ Q. इसका मतलब ये हो गया कि हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा दैट देयर आर 3 मेल्स, यस, TPS, देयर आर 3 फीमेल्स, UQR, देयर आर 2 मैरिड कपल्स, RS, PQ, एंड देयर आर 2 अनमैरिड सिबलिंग्स, U and T आर सिबलिंग्स एंड दे आर अनमैरिड. एक केस हमारा ये बनता है जहां पे हमारी क्वेश्चन की सारी कंडीशंस पूरी होती हैं. All the conditions are getting fulfilled. Every single condition. 3 males, 3 females, 2 couples, 2 unmarried siblings. जितनी भी कंडीशंस हमें यहां पे दी हुई हैं वो तब पूरी हो रही हैं जब R को आप फीमेल अज्यूम कर रहे हो. R is U's husband. R is the husband of U. No. R is S wife. Correct. S is unmarried. No. None of the above. No. Answer is B. ये हो गया केस नंबर 1 के हिसाब से. Now let us come to case number 2. केस नंबर 1 के हिसाब से आंसर B हो गया. केस 2. That R is male. R को अब मेल ले लेते हैं. हमें क्या दिया हुआ है? U is P's daughter. P की बेटी है U. And Q is mother-in-law of R. Q mother-in-law R. और इस बार R को ले रहे हैं मेल, कि R जो है वो दामाद हो गए Q के. T is an unmarried male. Same logic. T is an unmarried male. And S is a male. S जो है इट इज ऑल्सो मेल. क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया. वाई? बिकॉज नाउ वी हैव 4 मेल्स, T, R, S.
हम मैरिड कपल दिखा नहीं सकते, ठीक है, आप ये मान लो कि ये एक मैरिड कपल बन जाएगा आर और यू, लेकिन दूसरे मैरिड कपल के लिए हमारे को पी को मेल मानना ही पड़ेगा, बिकॉज द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन इज वी नीड टू मैरिड कपल्स। अगर आप ये मान लो कि यू और आर मैरिड है आपस में, क्योंकि हम आर को मेल मान रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है एस इज अ मेल एंड टी इज अ मेल, तो अब एक और मैरिड कपल दिखाने के लिए हमें पी को मेल मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में दिया क्यू इज अ मदर इन लॉ, तो पी को मेल मानना पड़ेगा। क्वेश्चन वायलेट हो गया क्योंकि 4 मेल्स हो गए, वी वांटेड 3 मेल्स, तो केस नंबर 2 रिजेक्ट होता है। केस नंबर 1 के हिसाब से आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट? तो जब भी आप ऐसे अटक जाओ, केसेस बना लो कि एक बार आर को मेल ले लिया, एक बार आर को फीमेल ले लिया, ऑलवेज मेक केसेस, यू विल गेट द आंसर, ऑलवेज मेक केसेस, यू विल गेट द आंसर।